हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस में जापान की न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जापान में 1947 में नवीन संविधान लागू किया गया। 1947 ईस्वी के 100वां संविधान द्वारा जापान में लोकतंत्रीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया और लोकतंत्रीय भावना के अनुरूप जापान की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। दोस्तों, जापान में प्रजातंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए न्यायालयों के ऊपर से न्याय मंत्रालय के प्रभुत्व को समाप्त किया गया और एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जापान की वर्तमान न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, जापान की जो वर्तमान न्याय प्रणाली है, उसकी पहली जो विशेषता है वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान संविधान के अंतर्गत न केवल शासन की पृथक शाखा के रूप में न्यायपालिका की स्थापना की गई है, अपितु न्यायपालिका को स्वतंत्रता की गारंटी देकर ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ कर्तव्य पालन कर सके। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि पुरानी न्याय व्यवस्था में न्याय मंत्रालय न्यायालयों की कार्यप्रणाली के नियमों का निर्माण करके और न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति करके न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता रहता था, लेकिन अब न्याय मंत्रालय को इन शक्तियों से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट करती है और बाद में उस पर जनता की राय ली जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश कैबिनेट द्वारा उन व्यक्तियों की सूची में से नियुक्त किए जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की जाती है। संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र होंगे। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यायाधीश को पद की सुरक्षा भी प्रदान की गई है और अनुच्छेद 78 जो है उसके अनुसार सार्वजनिक महाभियोग के अलावा अन्य किसी प्रकार से उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। दोस्तों, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका न्यायाधीशों के आचरण को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो व्यवस्था है दोस्तों, वो है न्यायपालिका की पृथकता। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दिया गया है। न्याय मंत्रालयों का न्यायालयों पर नियंत्रण नहीं है। दोस्तों, नवीन संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त कर शासन की एक स्वतंत्र शाखा का रूप प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार समस्त न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा ऐसे अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होंगी जो कानून द्वारा स्थापित किए गए हों। तीसरी जो विशेषता है दोस्तों, वो है कानून का शासन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान के नवीन संविधान जो है, उस नवीन संविधान की एक मूलभूत धारणा है विधि का शासन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान में विधि के शासन को अपनाया गया है। अब जापान में सभी व्यक्ति जो हैं विधि के समक्ष समान हैं और सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि न्यायपालिका इस प्रकार कार्य करती है कि देश में प्रशासन की मनमानी न चलने पाए और शासन कानून के अनुसार चले। अगली जो विशेषता है वो है कानून के समक्ष समानता। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान की न्याय व्यवस्था में कानून के समक्ष सब बराबर समझे जाते हैं। दोस्तों, कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में ये उपबंध किया गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी भांति व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जाए, न कोई अन्य दंड दिया जाए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप जापान में प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगली जो विशेषता है दोस्तों, वो है न्याय व्यवस्था की एकरूपता। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान में नवीन संविधान के अंतर्गत देश की संपूर्ण न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय तथा कानून द्वारा स्थापित अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके अधीन उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय और प्रारंभिक न्यायालय हैं जो ऊपर से नीचे तक एक ही श्रृंखला में आबद्ध हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अधीनस्थ न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। अगली जो विशेषता है दोस्तों, वो है प्रशासकीय न्यायालयों का अभाव। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया है कि जापान में
कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप वहाँ प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, भारत, इंग्लैंड और अमेरिका की भांति जापान में भी अब साधारण न्यायालयों को प्रशासनिक विषयों पर विचार करने का अधिकार मिल गया है और साधारण नागरिकों को प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालयों में पहुंचने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अगली जो विशेषता है दोस्तों, वो है सरकारी प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जापान में प्रत्येक स्तर के न्यायालयों के लिए सरकारी वकीलों की व्यवस्था है, जिन्हें प्रोक्यूरेटर कहते हैं। दोस्तों, सरकारी वकीलों की संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर सरकारी प्रोक्यूरेटर जनरल होता है। प्रोक्यूरेटरों का कार्य फौजदारी के कथित अपराधों की जांच करना तथा उससे संबंधित मुकदमों की सरकार की ओर से पैरवी करना होता है। अगला है दोस्तों, अगली विशेषता जो है वो खुली न्यायिक कार्यवाही। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से खुली न्यायिक कार्यवाही को उपयुक्त समझा जाता है और जापान के संविधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जापानी संविधान के अनुच्छेद 82 में ये व्यवस्था की गई है कि मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक होगी और निर्णय खुलेआम दिए जाएंगे। जब न्यायालय सर्वसम्मति से निर्णय कर ले कि सर्वप्रचार सार्वजनिक शांति अथवा नैतिकता के लिए खतरनाक होगा तो सुनवाई गुप्त रूप से हो सकती है, किंतु राजनीतिक अपराधों, प्रेस संबंधी अपराधों अथवा नागरिकों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर सदा सार्वजनिक रूप से विचार होगा। अगली जो विशेषता है दोस्तों, वो है न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसरण करते हुए जापान के नवीन संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से नवाजा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो जापान के संविधान के आर्टिकल 81 में है। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधानिकता की जांच की शक्ति प्राप्त है। यदि डाइट किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या कैबिनेट कोई ऐसी आज्ञा जारी करे जो संविधान के प्रतिकूल हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा में जो है वो पर्याप्त वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जापान की न्याय प्रणाली की, जिनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। एक बार पुनः अपन चर्चा कर रहे हैं। पहली है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी, दूसरी है न्यायपालिका की पृथकता, तीसरी है कानून का शासन, चौथी है कानून के समक्ष समानता, पांचवी है न्याय व्यवस्था की एकरूपता, छठी है प्रशासकीय न्यायालयों का अभाव, सातवीं है सरकारी प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था, आठवीं है खुली न्यायिक कार्यवाही और नौवीं है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हमें ध्यान में रखनी हैं। दोस्तों, आपसे एग्जाम में एक बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि जापान की जो वर्तमान न्याय प्रणाली है उसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो उस प्रश्न के उत्तर में ये सारी विशेषताएं जो हैं हमें लिखकर आनी हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, आपको जो भी वीडियो डाले गए हैं उन वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है और उसके आधार पर अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखना है। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।